तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर है कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिक। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है कार्बोनिल यौगिकों की संरचना एवं क्रियाशीलता। इसके बाद हम लेंगे कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक की संरचना और उसकी क्रियाशीलता के बारे में समझते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप कार्बोनिल यौगिक के कार्बन को देखो तो यहाँ जो कार्बन है इसमें दो तो ये सिग्मा बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप से जुड़े होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन से बनता है। तो इस तरह से इस कार्बन को 3 संकृत कक्षक चाहिए है और यही रीजन है कि कार्बोनिल कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। तो इस तरह से कार्बन की 3 जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं और एक ऑर्बिटल बचती है अनहाइब्रिड। तो वही कार्बन की अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन की अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या बनाती है? पाई बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की हाइब्रिड स्टेट जो है वो sp2 है। समझ गए ना कि इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर, दूसरे में लोन पेयर, तीसरे में सिग्मा बॉन्ड, और जो ऑक्सीजन की अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बची वो और कार्बन की अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वो एक पाई बॉन्ड बनाती है। तो इस तरह से, और चूंकि यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पर इस पूरे समूह का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लानर, त्रिकोणीय समतलीय। तो इस तरह से अब यहां पर ये बता दूं कि जो कार्बन है उसकी ऋण विद्युता ऑक्सीजन से कम है, एक चीज। दूसरा है जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा से वीक होता है। तो ऐसे में पाई बॉन्ड आसानी से क्या होगा, जो क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इस तरह CO एक पोलर बॉन्ड बन जाता है और इतना पोलर हो जाता है कि जरा सा रिएजेंट आ जाए तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और यही कार्बन की जो है कार्बोनिल कार्बन की क्रियाशीलता का आधार है। मतलब कार्बोनिल कार्बन में जो भी रासायनिक क्रियाशीलता मिलती है वो इसी पाई बॉन्ड के टूटने और कार्बोनिल कार्बन के धनावेश पर निर्भर करती है। तो यहां तक बात समझ गए अच्छी तरह से कि कार्बोनिल कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें से 2 सिग्मा ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप से जुड़ी होती हैं, एक सिग्मा ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है, ठीक है, या हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है और इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन की अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना लेते हैं। और CO समूह में जो कार्बन है और ऑक्सीजन, इनकी ऋण विद्युताओं में अंतर होने के कारण ये जो CO बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है और इस तरह से कार्बोनिल कार्बन में धनावेश और ऑक्सीजन में ऋणावेश होता है और इसकी जो भी क्रियाशीलता आपको दिखेगी वो इस कार्बोनिल कार्बन के धनावेश पर निर्भर करेगी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी क्रियाशीलता के बारे में। तो कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता समानुपाती है कार्बोनिल समूह के कार्बन का धनावेश। मतलब कार्बोनिल कार्बन में जितना ज्यादा धनावेश होगा कार्बोनिल समूह उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों? क्रियाशील होगा। ये ध्यान रखना है, समझ गए ना। और एल्किल समूह की त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर एल्किल समूहों में त्रिविम बाधा ज्यादा है तो कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता कम हो जाती है, क्योंकि त्रिविम बाधा ज्यादा होगी तो नाभिक स्नेही समूह या कोई भी अभिकर्मक कार्बोनिल कार्बन तक आसानी से नहीं पहुंचेगा और योग नहीं होगा। लेकिन कार्बोनिल कार्बन का धनावेश अगर ज्यादा है तो क्रियाशीलता ज्यादा होगी। अब आता है कार्बोनिल कार्बन का धनावेश किस पे निर्भर करेगा? तो कार्बोनिल कार्बन का धनावेश समानुपाती है -I इफेक्ट -R इफेक्ट और व्युत्क्रमानुपाती है +I इफेक्ट या +R इफेक्ट। मतलब कार्बोनिल कार्बन का धनावेश तब बढ़ जाएगा जब इस कार्बन से जुड़े हुए समूह अगर -I इफेक्ट डालें या फिर -R प्रभाव।
और जो है धनावेश कम कब हो जाएगा, जब प्लस आई या प्लस आर इफेक्ट। जैसे हम यहाँ देखें, ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये है एसीटल्डिहाइड और ये है एसीटोन। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि एक भी प्लस आई इफेक्ट वाला समूह नहीं है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखेगा कार्बोनिल कार्बन में। यहां पर एक जो है क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होता है, तो कार्बोनिल कार्बन के धनावेश को ये कम कर देगा। यहां पर दो दो ग्रुप आ गए मिथाइल ग्रुप, तो और भी कम हो जाएगा। तो यही रीजन है कि सबसे ज्यादा जो कार्बोनिल यौगिकों में क्रियाशीलता दिखती है वो है फॉर्मल्डिहाइड की। और फिर इस तरह से अगर हम एलिफैटिक में बात करें तो फिर एलिफैटिक एल्डिहाइड और उससे भी कम है जो है रिएक्टिव कीटोन्स होते हैं। और जितने बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगाते जाओगे उतनी ही कम क्रियाशीलता होती जाएगी। मतलब अगर हम ये कहें कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5 तो और भी कम क्रियाशील हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन वलय का प्लस R प्रभाव तथा माइनस I प्रभाव कार्बोनिल समूह का धनावेश को मध्यवर्ती बना देता है। अब यहां बता दूं कि बेंजीन वलय जो होती है उसका ये इधर बाहर आ जाता है, इसको बोलते हैं प्लस R इफेक्ट डाल रहा है, और वलय चूंकि माइनस I इफेक्ट डालती है, ठीक है, तो इस तरह से ये माइनस I इफेक्ट भी है बेंजीन का। तो बेंजीन का माइनस I इफेक्ट और प्लस R इफेक्ट ना तो ढंग से प्लस R काम कर पाता है और ना ही ढंग से माइनस I प्रभाव काम कर पाता है। ऐसे में कार्बोनिल कार्बन जो है बेंजल्डिहाइड का, उसमें एक मध्यवर्ती धनावेश आता है। मध्यवर्ती का मतलब है कीटोन से तो ज्यादा दिखेगा लेकिन एल्डिहाइड से कम हो जाता है। और यही रीजन है कि बेंजल्डिहाइड, और ये पूरा धनावेश रिंग में घूम रहा है, तो काफी समय तक इस कार्बन का धनावेश विलुप्त हो जाएगा, लेकिन माइनस I इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बेंजल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइड से कम क्रियाशील है, किंतु कीटोन से, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक, उनसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो सबसे ज्यादा हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फिर हो गया एल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड, फिर कीटोन्स। और अगर रिंग और ज्यादा बढ़ा दोगे, 2 रिंग हो जाए, तो और भी कम क्रियाशीलता होगी। तो कुल मिला के क्रियाशीलता अगर देखी जाए तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, कीटोन, एसीटोन और बेंजोफिनोन। तो इस तरह से लगातार ये जो है क्रियाशीलता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। अगर बेंजल्डिहाइड रिंग में बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जोड़ दिए जाए तो बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दोगे तो बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता घट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ते ही बेंजीन वलय में जो है क्या हो जाएगा, और ज्यादा प्लस R इफेक्ट बढ़ जाएगा, और विथड्रॉविंग होने से माइनस R भी बढ़ जाएगा, माइनस I भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको इनकी क्रियाशीलता के बारे में ध्यान रखना है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, कार्बोनिल समूह की रासायनिक क्रियाएं। कार्बोनिल समूह जो है या कार्बोनिल यौगिक है, उनमें कौन कौन सी रिएक्शंस दिखती हैं? तो इनमें से एक तो है नाभिक स्नेही योग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरा है योगात्मक एवं विलोपन अभिक्रिया, जिन्हें हम बोलेंगे संघनन, मतलब एडिशन एंड एलिमिनेशन। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट कहलाएगा कंडेंसेशन, संघनन अभिक्रिया। तीसरी है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं आएंगी, और सो लास्ट में जो पढ़ेंगे हम विभिन्न नेम रिएक्शंस आएंगी, नाम अभिक्रिया। तो कुल मिला के ये 4 प्रकार की रिएक्शंस आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़नी है, और इसी से बनी है पूरी यूनिट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं। देखो, नाभिक स्नेही मतलब ऐसा समूह जो ऋणावेश रखता है, और योग मतलब है कि वो आपके कार्बोनिल समूह पर योग करेगा, और कार्बोनिल कार्बन पर पहले कौन अटैक कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन पर पहले कौन सा समूह आके जुड़ता है, इसी के बेस पर योग होता है। अगर ऋणात्मक समूह या नाभिक स्नेही समूह पहले आके जुड़े तो हम उसे बोलते हैं नाभिक स्नेही योग। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़े तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योग। इलेक्ट्रॉन स्नेही योग किसमें मिलता है? एल्कीन्स और एल्काइंस में, लेकिन नाभिक स्नेही योग एल्डिहाइड कीटोन्स की कॉमन रिएक्शंस में से आता है। तो कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही समूह योग करता है तथा योगात्मक यौगिक बनता है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही समूह, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही समूह। तो ये ग्रुप जो है अटैक करेगा और इस तरह से यहां पर जुड़ गया। एल्डिहाइड में 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगर आप यहाँ एल्डिहाइड ले लो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, तो 2 उत्पाद बनेंगे जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होंगे, तथा अभिक्रिया में 100% रेशमीकरण होता है। यह गुण असममित
या मिश्रित कीटोन में पाया जाता है। कीटोन में भी मिलता है, और ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहाँ ये जो कार्बन है, अगर यहाँ पर मान लो R है, यहाँ H है, तो ये जो है कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन। और एसिमेट्रिक कार्बन जो होता है, इसके कारण हम जानते हैं कि दो रूप हो सकते हैं, दो जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, इसीलिए इसमें 50% D बन जाएगा तो 50% L बन जाएगा, और इस तरह से 100% रेशमीकरण होगा। तो ध्यान रखें, एल्डिहाइड हमेशा नाभिक स्नेही योग में दो उत्पाद बनाएंगे जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, और अभिक्रिया में 100% रेशमीकरण हो जाता है। कीटोन केवल तभी ये गुण दर्शाएंगे जब उनमें क्या होना चाहिए बच्चों, असम्मित या विसम्मित, बल्कि असम्मित ना कह के मैं इसको क्या बोलूं, विसम्मित कीटोन हो। ठीक है, कैसा कीटोन होना चाहिए, क्रिया में ये यहां पर लिखना था मेरे को, विसम्मित कीटोन या मिश्रित कीटोन हो, क्योंकि असम्मित कार्बन तभी प्रोड्यूस होगा ना चारों वैलेंसीज अलग अलग हो। जैसे HCN से योग कर रहे हैं तो HCN अटैक करेगा, H जाके O से और CN नाभिक से कार्बन से जुड़ गया, और इस तरह से एक एडिशन इस तरह हो सकता है, तो एक एडिशन यहां से भी हो सकता है। इसलिए एक दोनों प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं साइनोहाइड्रीन, एक दूसरे का मिरर इमेज जो है, इनके बनने की पॉसिबिलिटी 50-50% है, और इसी के कारण ये एक रेशमिक मिक्सचर बनेगा, 100% रेशमाइजेशन हो जाता है। यहां तक बात क्लियर है। यह अभिक्रिया सभी एल्डिहाइड तथा मिथाइल कीटोन इथाइल कीटोन द्वारा दी जाती है। मतलब ये जो अभिक्रिया है, चाहे वो रेशमाइजेशन हो या ना हो, एल्डिहाइड तो सभी दर्शाते हैं, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, कोई भी एलिफैटिक एल्डिहाइड हो। और कीटोन्स में देखना है तो मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन का मतलब ये होगा कि एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है, इस तरह से, या यहाँ कुछ भी हो सकता है, या फिर C2H5C डबल बॉन्ड OR। तो इस तरह के कीटोन्स जो है ये अभिक्रियाएं देते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से ये है साइनोहाइड्रीन के साथ। दूसरा है सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन। सोडियम बाइसल्फाइड में ये प्लस होता है और ये पूरा जो है माइनस की तरह जाएगा। तो पहले तो ये रिएक्शन होगी, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, मैं पहले इसको ऐसे करा दूं, तो यहां पर ये है प्लस और ये है माइनस, तो ये पूरा अटैक करेगा यहां पे और ये अटैक कर देगा यहां, क्योंकि ये क्षार बन जाएगा। क्या बन गया बच्चों? क्षार, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्रोटॉन तुरंत यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा और इस तरह से ये बन जाएगा बाइसल्फाइड सॉल्ट, सोडियम बाइसल्फाइड, जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो यह अभिक्रिया सभी एल्डिहाइड एवं इथाइल कीटोन में दिखाई जाती है। तो एल्डिहाइड तो सभी शो करेंगे और कीटोन में केवल मिथाइल कीटोन होना चाहिए, CH3CO। इथाइल कीटोन में ये रिएक्शन नहीं होगी। अब ये लिखा कि उपरोक्त सॉल्ट जल अपघटित होकर पुनः कार्बोनिल यौगिक बना देता है। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग एल्डिहाइड कीटोन के शोधन एवं पृथक्करण में किया जाता है। मतलब समझ रहे हैं कि ये जो सॉल्ट बना है ना बच्चे, एक तो सॉलिड है तो इसे छान लिया जाता है, वाटर सॉल्युबल है। फिर आता है कि हम इसको एसिड की प्रेजेंस में दोबारा हाइड्रोलाइज्ड कर दें, ठीक है। तो जैसे ये हाइड्रोलाइज्ड होगा तो ये ग्रुप हट जाएगा और OH आ जाएगा, बाद में वो चेंज हो जाएगा कीटोन में या फिर एल्डिहाइड में। और इस तरह से अगर मान लो एल्डिहाइड कीटोन ईथर में मिले हैं, एल्कोहल्स में मिले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मिले हैं और हमें इनको हटाना है, तो हम क्या करें, उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दें। जितना एल्डिहाइड या कीटोन होगा वो सॉलिड बना के अलग हो जाएगा, उसको छान लें, दोबारा जल अपघटित कर दें, तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्योर स्टेट में मिल जाएगा। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग इनके शोधन और पृथक्करण में किया जाता है। फिर आते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो बच्चों, ये रिएक्शन अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी पढ़ चुके हैं हम, यहाँ दोबारा आ गई। ये है एक एल्डिहाइड या कीटोन, ये माइनस होता है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इधर अटैक कर जाएगा, ये इधर अटैक करेगा, एक योगात्मक यौगिक बन जाएगा। समझ गए ना? ये क्या बन गया बच्चों? एक योगात्मक यौगिक। बाद में इसका जल अपघटन हो जाएगा यहां से, ये वाला, ठीक है। यहां से हम ब्रेक कर दें
क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये बन जाएगा एक अल्कोहल। ठीक इसी तरह से यहां आ जाए, ये ग्रुप इधर ऐड हो जाएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम फॉर्मल्डिहाइड ले लें या इपोऑक्साइड लेते हैं, तो इपोऑक्साइड या फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। कोई बड़ा एल्डिहाइड अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएंगे। पूरी रिएक्शन सेम वही है। और अगर आपने कीटोन ले लिया, ठीक है, तो कीटोन में टर्शरी अल्कोहल बनेगी। तो इस तरह से ये एक नाभिक स्नेही यौग का एग्जांपल है। वैसे भी हम यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मतलब एसिड डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं, तब भी टर्शरी अल्कोहल बन सकते हैं। समझ गए ना कि यहाँ पर एसिड हैलाइड ले लो, एस्टर ले लो, एनहाइड्राइड, गिब्रेलिन से रिएक्शन करोगे कीटोन बनेगा, बाद में ये एक्सेस ऑफ आरएमजीएक्स की प्रेजेंस में टर्शरी अल्कोहल में चेंज हो जाए। यहां तक बात क्लियर है। फिर हम आते हैं अल्कोहल से क्रिया एल्डिहाइड के साथ। तो देखो, जब 1 मोल अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ जुड़ता है तो बनता है जो कंपाउंड से बोलते हैं हेमी एसीटैल। यहाँ H जुड़ गया, यहाँ OR जुड़ गया, और आगे रिएक्शन करा दोगे, 1 मोल और अल्कोहल लगेगा, तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा OH यहां से और ये H निकल जाएगा और अब बना एसीटैल। ध्यान रखें, एसीटैल जो बनता है वो अम्लीय माध्यम में तो जल अपघटित हो सकता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में जल अपघटित नहीं होता। समझ गए ना, जलीय माध्यम में जल अपघटित हो जाएगा और फिर से एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, चाहे एसीटैल हो चाहे हेमी एसीटैल। ध्यान रखें, अम्लीय माध्यम में दोनों जल अपघटित हो जाते हैं और फिर से एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रोड्यूस कर देते हैं। क्षारीय माध्यम में केवल हेमी एसीटैल ही जल अपघटित होंगे, एसीटैल जल अपघटित नहीं होते। क्यों हो जाते हैं क्षारीय अम्लीय माध्यम में हेमी एसीटैल क्षारीय माध्यम में? क्योंकि पहले प्रोटॉन निकल जाएगा और बाद में OR निकल के और ये इस तरह से अपने एल्डिहाइड फॉर्म में आ जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ OH रखेंगे माइनस, तो ये RH OR और ये क्या बन जाएगा O माइनस, और बाद में ये इधर आएगा और ये निकल के बाहर चला जाएगा और इस तरह से RC डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा H। ठीक है, कीटोन की एक अगर रिएक्शन देखें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ तो नॉर्मली नहीं होती, लेकिन डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन कर जाता है इस तरह से, और साइक्लिक कीटन बनते हैं। क्या बनते हैं? साइक्लिक कीटन। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कीटोन रिएक्शन नहीं करते कम रिएक्टिविटी के कारण, लेकिन अगर हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले लें थोड़ा ज्यादा एसिडिक है और इसलिए ये एक साइक्लिक कीटन बना लेते हैं। ये लिखा है मैंने, एसीटैल तथा हेमी एसीटैल अम्लीय माध्यम में जल अपघटित हो जाते हैं, जबकि क्षारीय माध्यम में हेमी एसीटैल जल अपघटित हो जाते हैं किंतु एसीटैल जल अपघटित नहीं होते। इसलिए ध्यान रखें कि टोलैन रिएजेंट है, फैलिंग सॉल्यूशन है, इनके साथ जो हेमी एसीटैल है वो तो रिएक्शन करते हैं, टेस्ट देते हैं, लेकिन एसीटैल कोई रिएक्शन नहीं करते क्योंकि क्षारीय माध्यम में एसीटैल जल अपघटित नहीं हो सकते, जबकि जो हेमी एसीटैल है वो जल अपघटित होकर फिर से एल्डिहाइड या कीटोन ला देते हैं और रिएक्शन एल्डिहाइड में पर्टिकुलर टोलैन रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हो जाती है। और एक दो रिएक्शन और बचती है, रिएक्शन विद अमोनिया, ये अलग से। तो ये तो थी बच्चों अपनी नाभिक स्नेही यौग अभिक्रियाएं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, एक दो रिएक्शन और बता दूं काम की। रिएक्शन विद अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ देखें तो अमोनिया और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से बनता है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन यूरोट्रोपिन, यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। ये है यूरिटे, ठीक है, यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर इस तरह से CH2, एक नाइट्रोजन से 3 CH2 जुड़े होते हैं। इसका नाइट्रेशन करा दे तो ट्राई नाइट्रो इस तरह का एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है जिसे बोलते हैं RDS। एसिटल्डिहाइड के साथ जब अमोनिया रिएक्शन करता है तो एसिटल्डिमीन बनता है, बाद में इसका ट्राइमराइजेशन हो जाता है बच्चों, और ट्राइमराइजेशन से ये कंपाउंड बनता है 1,3,5 ट्राइमिथाइल हेक्साहाइड्रोट्राइअचाइन। ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। इस तरह से 3 मूल जुड़ जाते हैं। जुड़ते कैसे ये भी बता दूं, जैसे ये है CH3 CH, ठीक है, और ये हो गया डबल बॉन्ड NH। ठीक इसी तरह से ये है NH CH और ये है CH3। ठीक इसी तरह से यहां पर ले लें हम CH डबल बॉन्ड C और यहाँ NH, और इस तरह से फिर ट्राइमराइजेशन होगा तो एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा और एक बॉन्ड इधर चल जाएगा और इस तरह से
एसीटोन के साथ रिएक्शन करा दें तो पहले तो बनता है इस तरह का एक कंपाउंड एडिशन, फिर एक और मोल लगेगा, ठीक है। और इस तरह से जब एक मोल और लगेगा तो यहां से ये निकल जाएगा H2O, और अब ये जो बना ये है डाई एसीटोन अमाइन, इसे बोलते हैं 4 अमीनो 4 मिथाइल पेंट 2O, 4 अमीनो 1 2 3 4 अमीनो 4 मिथाइल पेंट 1 2 3 4 5 पेंट 2O, इस तरह से। तो ये है कुल मिला के इनकी नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाओं के बारे में। बाकी हम अगला जो है वीडियो में उसमें हम लेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।